नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार सत्याग्रह आश्रम के उसी ग्राउंड में, अ, जहां पर चलते चलते हमारे साथ एक नेवी से रिटायर्ड नौजवान, नौसेना से रिटायर्ड नौजवान मिल गए। और इनकी इच्छा है कि मैं देश की सेवा अब तक किया हूं, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। अब मैं चाहता हूं कि अपने समाज की सेवा करूं, अपने भाई बंधु इन सब की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं। लेकिन कुछ चीज़ों में इनकी अपनी भी एक समस्या है, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आपसे आग्रह करेंगे कि इनकी सहायता की जाए, इनका सहयोग करें आप, और एक मौका दें इन्हें कि विधायक के तौर पे आपके क्षेत्र में, क्योंकि आप अब तक आपने अमीरों को मौका दिया है, एक बार इन्हें भी मौका देने के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले मैं इनका परिचय जानता हूं, उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होगा। आइए जानते हैं इनका परिचय क्या है। आपका परिचय क्या है, बताइए। सबसे पहले आपको जय हिंद। जय। मेरा नाम रोहित राय हुआ। मैं भारतीय नौसेना से 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुआ हूँ। सबसे पहले मैंने आपको नमस्कार नहीं बोला, प्रणाम नहीं बोला, मैंने जय हिंद बोला। हम फौज की एक छोटी सी घटना बताते हैं कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो सामने वाला जय हिंद बोलता है, तो वापस में जवाब मिलता है जय हिंद। फिर हम एक दूसरे के साथ हो लेते हैं। उसका मकसद ये होता है कि जय हिंद आप कहते हैं तो इसका मतलब होता है हिंदुस्तान की जय, और सामने वाले को आप जय हिंद बोलते हैं, इसका मतलब सामने वाले को पहले बोलते हैं हिंदुस्तान की जय, और उधर से आवाज आता है हिंदुस्तान की जय, मतलब जय हिंद। इसका मतलब आपका भी मकसद वही है, मेरा मकसद भी वही है कि हिंदुस्तान विजयी हो। तो हम एक दूसरे को भाई समझते हैं, ठीक है। तो एक फौजी जब सेवा में आता है और फौजी रिटायर होता है, तो भी वो दिमागी रूप से फौजी ही होता है, क्योंकि इंग्लिश में कोट्स है, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। तो जब हम सर्विस के दौरान जब हम, जैसा कि आपको पता है कि हम तीनों सेनाओं में, भारतीय नौसेना का है कि समुद्री रास्ते में जो हमारे सीमाएं हैं उनको सुरक्षित रखना है। तो हम उन सीमाओं की रक्षा करते हैं जिस जगह पे हम दोबारा नहीं जा पाएंगे सेवानिवृत्त होने के बाद, और उसके लिए हम जान की बाजी तक लगाते हैं, इस भावना के साथ कि ये मेरे देश की जमीन है, दुश्मनों को 1 इंच भी मैं इस पे कब्जा नहीं करने दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य का शुरुआत तब होता है जब हम सेवानिवृत्त होके घर आते हैं। जब एक फौजी की बॉडी, यानी डेड बॉडी, जब गांव में आती है, तो हम अच्छे अच्छे कोट्स कहते हैं, अच्छे अच्छे नारा लगाते हैं। लेकिन जब वही फौजी एक जरूरतमंद होता है, उसको आपके सहारे की जरूरत होती है, आपके सहयोग की जरूरत होती है, उस समय नौकरशाही हो, समाज हो, इन सबों से उसे संतोषप्रद व्यवहार नहीं मिल पाता है। तो जब एक फौजी रिटायर होकर जब कॉमन लाइफ में आता है, तो उसे अब बहुत सा स्ट्रगल करना होता है, लेकिन उसके दिल में समाज के लिए कुछ करने का जज्बा उस समय भी रहता है, चाहे समाज उसके साथ जो व्यवहार करे। तो जब मैं सेवा के दौरान बहुत लोग, बिहार के बहुत लोगों से जब मैं मिला, और एक छोटी सी घटना बताता हूँ मैं आपको कि मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, गलती से थर्ड एसी में मेरा हुआ नहीं था, तो हमने एमसी कोटा से स्लीपर में कहा कि मुझे डाउनग्रेड करके एक सीट दे दीजिए। उस सीट पे मैंने 4 लोगों को बैठाया था और 5वां मैं बैठा था पीछे। इसलिए नहीं कि वो 4 लोग मेरे जान पहचान के थे, इसलिए क्योंकि उस ट्रेन में जो मैंने हालत देखा, कैन यू इमेजिन कि
48 घंटे तक एक आदमी उस हालत में नीचे बैठा हुआ है कि उसने एक चाय भी नहीं पिया, एक कप चाय तक नहीं पिया। मैं पूरे ट्रेन जब तक मेरा सफर रहा, मैं यही सोचता रहा कि ये भेड़ जैसी जो भीड़ है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं जवाब नहीं खोज पाया उस दौरान। फिर सेकंड कैरियर की बात जब आई, तो जैसे आप हैं, आपका एक व्यवसाय है, वैसे मैं भी दूसरा व्यवसाय खोजने की कोशिश किया। आपको भी पता है कि एक सर्विसमैन का बहुत जगह कोटा होता है। बिल्कुल। रिटायर होने के बाद उन्हें मिलता है, कोई दूसरा जॉब प्रोवाइड किया जी, जाता है। तो हम अच्छी सैलरी के साथ अपना जीवन काट सकते थे, लेकिन वो भीड़ जो है वो मेरे से सवाल कर रहा था कि यदि आप सक्षम हैं तो इस भीड़ को कम कर सकते हैं क्या? उस दिन मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। और नौकरी करके आप समाज का भला नहीं कर सकते। नौकरी करके सिर्फ और सिर्फ आप अपना व्यक्तिगत रूप से सिर्फ अपना भला कर सकते हैं, अपने बच्चों का भी भला नहीं कर सकते। क्योंकि आपके बच्चे जब शिक्षित होंगे और एक उम्र के बाद उन्हें रोजगार चाहिए होगा, तो आप चाहे जो रोजगार करते हो, उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो मुझे समझ में है कि राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं बड़े पैमाने पे समाज का भला कर सकता हूँ। इसलिए मैंने राजनीति में आने का फैसला लिया। उसके बाद फिर इसी दौरान जन सुराज अपने पद यात्रा उसकी जोरों शोरों से चल रही थी। हम प्रशांत जी का वीडियो भी देखे और इनके अंदर की जो वो आग थी कि बिहारियों को एक भीड़ की तरह ना समझा जाए, उसे एक एसेट के रूप में समझा जाए, ऐसी भावनाएं उनके वीडियो में मुझे दिखी। तो फिर मैं जन सुराज से जुड़ने का प्रयास किया। मैं सोनपुर विधानसभा जो 122 नंबर है, सारण जिले में पड़ता है, वहां से प्रत्याशी बनने का हमने आवेदन भी किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जो चार्जेस हैं वो मैं दे पाने में अभी तक असक्षम हूँ। क्योंकि आपको भी पता है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन लिमिटेड होता है और उसमें से उतने पैसे निकाल लेना वो हमारे महीने चलाने में बहुत मुश्किल खड़ा करेगा। तो हमने एक साइड से कुछ काम करने का प्रयास किया है। मैं पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि इकट्ठा हो जाएगा तो मैं पैसे के साथ कर दूंगा, और नहीं हो पाया तो मैं जन सुराज का एक सिपाही बन के रहूंगा। लेकिन मेरा प्रयास ये था कि यदि मैं वहां से प्रत्याशी बन पाया और मैं कुछ मतलब जिन लोग जो भीड़ ने मेरे से सवाल किया उसका मैं समाधान बन पाया, तो मेरे लिए इस जिंदगी में गर्व की बात है। एक कोटेशन है, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ कि किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, लगन सच्ची हो तो नहीं गुमराह होती है ना? ऐसे ही कुछ कोटेशन से मैं सही शायद बता पा रहा हूँ आपको। दूसरी बात यह भी है कि आपका प्रयास जो है ये है कि आप वहाँ से प्रत्याशी बने। एक सिपाही के तौर पे अगर आप सेवा करेंगे तो एक दो चार लोगों की सेवा कर पाएंगे, 10 लोगों की सेवा कर पाएंगे। एक सिपाही सिपाही ही होता है। अगर आप प्रत्याशी के तौर पे करेंगे तो हजारों लोगों की सेवा कर पाएंगे। तीसरी तरफ ये भी है कि समाज के अंदर आपका रुझान कैसा है, वहां पर पब्लिक से जो है रुझान कैसा है? मैंने अपने बहुत से गणमान्य वरिष्ठ गणों से मिला, युवा साथियों से भी मिला है। हमारे जो हम उम्र लोग हैं उनसे भी मैंने बात किया। सच पूछिए तो वो सब लोग हतोत्साहित हैं, क्योंकि नेता का आप एक नेता कब बनते हैं और नेता अच्छा क्यों होना चाहिए, इसका एक सबसे अच्छा मैं आपको एक कोट्स बताता हूँ कि एक बहुत अच्छा कोट्स है इंग्लिश में कि ए ग्रुप ऑफ व्हेन यू बिल्ड ए सोल्जर ऑफ 100 लॉयंस एंड इफ देयर लीडर इज ए डॉग, द इंटायर लॉयन विल डाई लाइक ए डॉग। ठीक इसके उल्टा,
if you build a army of 100 dogs, and if their leader is lion, the entire dog will die like a lion. So your leader should be lion. एब्सोल्युटली। ओके। तो राजनीति बहुत अच्छा व्यवसाय है। बहुत लोगों का ये मानना है कि राजनीति दलदल है। साहब, राजनीति जो है वो इतना अच्छा व्यवसाय है, उससे आप आम जनों को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सच्चाई है कि न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, कुछ भी है, लेकिन नियम तो विधायिका ही बनाएगा ना, और विधायिका ही आम लोगों को की जरूरतों को समझ पाएगा। हमारे क्षेत्र में जो बड़ी-बड़ी पार्टियों के नेता हैं, उनका राजनीतिक शुरुआत जो हुआ, उनका उद्देश्य बहुत अच्छा था। उसमें मैं निसंदेह मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि उनका उद्देश्य अच्छा होगा, लेकिन पार्टियों के प्रति जिम्मेदारी उन लोगों को आम जनता से बहुत दूर कर गया। और अभी भी जो एक मानसिकता है कि राजनीतिक पार्टियों के बल पे वोट दिया जाए, इन चीजों ने उन्हें अहंकार ला दिया, जबकि उनको आम लोगों की समस्याओं से जुड़े रहना चाहिए था। मैं जब अपने युवा साथियों से मिलता हूँ, मैं वरिष्ठ गणों से मिलता हूँ, तो उन लोगों का सिर्फ एक ही कहना होता है कि एक तीसरा ऑप्शन बनना चाहिए रोहित जी। आप फौज से आए हैं और आपसे बेटर सेवा भावना किसी के पास नहीं होगा। आप प्रयास कीजिए। इसमें जन सुराज एक ऑप्शन है आपके पास, और उनके पास कनेक्ट होइए, नहीं तो फिर आप चुनाव लड़िए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं 25 के विधानसभा चुनाव में मैं प्रत्याशी बनूंगा, इतना तय है। अब आदरणीय प्रशांत जी हमें सहयोग करें और इस बैनर तले, इनके पार्टी के तले मुझे प्रत्याशी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो ये जो प्रशांत जी का प्रयास है, उसमें मैं भी जुड़ के एक सामूहिक प्रयास करना चाहता हूँ, और मेरी भागीदारी को विनम्रता पूर्वक मैं समर्पित करता हूँ, और वो मुझे एक मौका दे। प्रशांत जी ने कुछ शर्तें तय किया है, कुछ शर्त भी रखा है। उनमें से कितने शर्तों को आप जो है सो फुलफिल कर पा रहे हैं? मैं उनके एक शर्त को छोड़ के बाकी सभी शर्तें पूरा कर सकता हूँ। वो है वो जो 21,000 रुपए जो है प्रत्याशियों को देना होता है, मैं ये नहीं करके मैं वो नहीं दूंगा, मैं प्रयास अंत तक करूंगा। हाँ, मेरी मेरी समस्या ये है कि मेरे पास पेंशन के रूप में बहुत लिमिटेड राशि आती है, और उतनी राशि मैं निकाल के अपने महीने का परिवार का निर्वहन नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे साथ थे अभी एयरफोर्स से रिटायर्ड जवान, जो प्रत्याशी के तौर पर अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, और इसमें असहजता है इन्हें महसूस हो रही है। यदि आप चाहते हैं कि यह व्यक्ति, यह रिटायर्ड फौजी को यदि आप मौका देना चाहते हैं अपने समाज में सेवा करने के लिए, तो आप इनसे मिलें और कहें कि मैं आपके सहयोग में हूँ, और मैं अभी इनसे आपको ऑन कैमरा इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर बुलवा दे रहा हूँ। आप फ़ोन करके भी इनको बोल सकते हैं, और जो सपोर्ट करना चाहते हैं आप वो कर दें। आपका मोबाइल नंबर क्या है? सबसे पहले तो सहयोग करने वाले साथियों को मैं अपने क्षेत्रवासियों को सबसे पहले जय हिंद बोलूंगा, क्योंकि अब मेरे अंदर का जो जय हिंद है वो मेरे मरने के बाद ही जाएगा। सो सबसे पहले मैं अपने क्षेत्रवासियों को जय हिंद बोलता हूँ, और मेरे से संपर्क करने के लिए और व्यक्तिगत रूप से सलाह देने के लिए या आर्थिक मदद करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर है 9494632809। मेरा घर गंगाजल पंचायत के कोगरबानी गांव में है, और मैं वार्ड नंबर 4 में निवास करता हूँ। आपका कोई पे फ़ोन नंबर है? पे फ़ोन नंबर
यही जो व्हाट्सएप नंबर है वही वो नंबर। फ़ोन पे नंबर। मोबाइल नंबर बोल दीजिए एक बार। मेरा मोबाइल नंबर है 9494632809। तो आप यदि सहयोग करना चाहते हैं, इन्हें अपने प्रत्याशी के तौर पे देखना चाहते हैं, तो इन्हें सहयोग करें और ई मीडिया में और भी खबर देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।